अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिजीम ऑफ ज़ियाउल हक। सबसे पहले हम ज़ियाउल हक का टाइम पीरियड देखते हैं। ज़ियाउल हक का टाइम पीरियड है 1977 से 1988। ज़ियाउल हक की अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो ज़ियाउल हक को भुट्टो ने 1976 में अपॉइंट किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके भुट्टो ने आपको अपॉइंट किया था, लेकिन यही ज़ियाउल हक टोपल डाउन करते हैं भुट्टो की गवर्नमेंट को। अब इसके पीछे क्या सिनारियो है, भुट्टो की गवर्नमेंट को ज़िया कैसे हटाते हैं। अगर हम बात करें 1977 में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के मुताबिक सेकेंड जनरल इलेक्शंस हेल्ड होने वाले थे कंट्री में, जिसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास टू पार्टीज यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरे साइड पे पाकिस्तान नेशनल अलायंस, जो 9 पार्टीज ने मिल के एक अलायंस बनाया था। इसकी परफेक्ट एग्जांपल आपको मैं दे दूं तो हमारे पास इमरान खान के रिजीम में जैसे कोलेशन हो गई थी पार्टीज की, तो पीटीआई एक तरफ तो दूसरी तरफ हमारे पास कुछ पार्टीज का अलायंस बना था। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ड्यूरेशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पीएनएम, ये दो हम कह सकते हैं अपोजिशन में आ गए थे। अच्छा, उस टाइम क्या होता है कि हमारे पास उस टाइम अगर हम बात करें तो पाकिस्तान नेशनल अलायंस जो 9 पार्टी का अलायंस था, इसका ये मानना था कि भुट्टो जो था एक सोशलिस्ट बंदा था। भुट्टो की ज़्यादा पॉलिसी सोशलिज्म या पे बेस करती थी, और पाकिस्तान नेशनल अलायंस ये स्लोगन से आई थी कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, स्पेशली इस्लाम को डोमेन में अगर हम बात करें तो वो सारे के सारे क्या हो रहे थे, निगलेक्ट हो रहे थे। तो ये दोबारा से रिस्टोर करना चाहते थे किसको, इस्लाम को, क्योंकि इनका मानना ये था कि भुट्टो के ड्यूरेशन में इस्लाम कहीं हद तक पीछे रह चुका है। तो जब इलेक्शंस होते हैं फाइनली कंडक्ट किए जाते हैं मार्च में जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि भुट्टो जो है ये इलेक्शंस में मेजॉरिटी हासिल कर देती है। पीएनए पाकिस्तान नेशनल अलायंस इसको धांधली के नाम पे बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है इन इलेक्शंस को। इससे क्या होता है, कंट्री में राइट्स एरप्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब एट दैट टाइम मैंने आपको पहले बताया था, डिस्कस किया था कि जब मार्शल लॉ लगता है, मार्शल लॉ किसी भी कंट्री में 3 रीजंस की वजह से लगता है, जिसमें से एक रीजन आपकी आ जाती है पॉलिटिकल क्राइसिस। तो कंट्री में अगर इस टाइम देखा जाए तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे, तो आर्मी का इंटरवीन करना बनता था। आर्मी इस टाइम पे इंटरवीन करती है और इन इलेक्शंस के रिजल्ट में भुट्टो को अरेस्ट कर देती है और भुट्टो की गवर्नमेंट टोपल डाउन हो जाती है। उस टाइम अगर हम बात करें तो हमारे पास ज़ियाउल हक होते हैं। ये अगर देखा जाए तो दिस वाज द एरा ऑफ मार्शल लॉ। हम मार्शल लॉ की बात करें तो हमारे पास 1958 में मार्शल लॉ, 1969 में, और अब अगर हम बात करें तो ज़िया के ड्यूरेशन में मार्शल लॉ का आगाज होता है। अच्छा, अब जो ये नेशनल असम्बलीज के जो इलेक्शंस थे, इन इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया जाता है। ज़िया का मानना होता है कि विद इन द 90 डेज हम इन इलेक्शंस को दोबारा से क्या कर देंगे, कंडक्ट कराएंगे। एनी हाउ ये अक्टूबर 1977 में ये इलेक्शन दोबारा से पोस्टपोन हो जाते हैं। अगर हम ज़िया की बात करें तो मार्च 1978 के ड्यूरेशन को अगर देखें, लाहौर हाई कोर्ट भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी के मर्डर के केस में क्या कर देती है, अरेस्ट कर देती है। क्योंकि पीएनए जो एक पार्टी होती है एट दैट टाइम पाकिस्तान की, उसके साथ भुट्टो के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं। अली रजा कसूरी की फादर नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी, इनकी जब डेथ हो जाती है लाहौर में, कहा जाता है कि कार एक्सीडेंट में, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कहीं कहते हैं कि इनका मर्डर हो जाता है। एनी हाउ भुट्टो पे इस चीज़ की एलिगेशन लग जाती है। मिलिट्री रूल में नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी के केस में भुट्टो को अरेस्ट कर दिया जाता है 1978 में।
लाहौर हाई कोर्ट आपको फांसी की सजा सुना देती है। अगर हम देखें तो ये अपने लिए ज़िया जो है, अब अगर देखें तो ज़िया जो है अपनी गवर्नमेंट स्ट्रेंथन करने के लिए सिविलियन गवर्नमेंट या सिविल काबीना का हेल्प उठाते हैं। अगर हम इस टाइम इस कैबिनेट की बात करें तो पहले बच्चे मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ व्हाट इज कैबिनेट काबीना, जिसमें आपके पास पर्टिकुलर जैसे वजीर आजम है उसकी कैबिनेट होती है, इसमें आपके पास कुछ मखसूस नुमाइंदे होते हैं, ठीक है, जो आपकी प्राइम मिनिस्टर को क्या कर रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं, या उसकी हम इन सिंपल वर्ड कह सकते हैं चेन होती है। अच्छा, ये काबीना का हल्फ उठाते हैं। ये जो आपकी कैबिनेट है इसमें मोस्टली पाकिस्तान नेशनल अलायंस के कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। 1979 से 1980 में ये ज़कात उशर हुदूद ऑर्डिनेंस का निफाज करते हैं। अच्छा, ज़िया के बारे में ये चीज़ था कि ज़िया का स्लोगन ही ये रहा है क्या, निज़ाम मुस्तफ़ा, या ज़िया बात करते थे किस चीज़ की, इस्लामाइजेशन के। ज़िया कहते थे कि क्या इस्लाम को प्रमोट किया जाए। तो ज़िया आते ही ज़कात उशर हुदूद ऑर्डिनेंस 1980s के एरा में इस चीज़ को प्रमोट कर देते हैं। 1979 में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हेल्ड होते हैं। अब हम डिस्कस कर देते हैं कि लोकल गवर्नमेंट क्या होता है। लोकल गवर्नमेंट जैसे आपके पास आ जाते हैं यूनियन, तहसील, ज़िला के सतह पर हमारे पास इलेक्शंस होते हैं, यानी कि द ट्रांसफ़र ऑफ द पावर अब ग्रास रूट लेवल पे जब आप पावर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं 1979 में। अच्छा, 23 मार्च 1981 में ज़िया PCO देते हैं, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। इसमें बेसिकली ये होता है कि जजेस जितने भी हैं उनसे हल्फ लिया जाता है। ये चीज़ होती है कि आप जितने भी मिलिट्री एक्शंस हैं उसको किसी कोर्ट में आप चैलेंज आउट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम देखें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें टोटली लिखा गया था कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई बंदा एब्रोगेट करेगा तो उसको पेनल्टी ऑफ डेथ होगी या लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी। इससे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन 1956 1962 की बात करें तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो गए थे। जब मार्शल लॉ लगा ये एब्रोगेट हो गए। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होता है कि आपका ज़ियाउल हक जब मार्शल लॉ लगाता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला देता है जिसमें ये PM या प्रेसिडेंशियल इन दोनों में पावर्स को शिफ्ट आउट करता है। इसके टाइम में 8th अमेंडमेंट पास होती है। एंड अमेंडमेंट में क्या होता है, जिसमें प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो नेशनल असेंबली को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, और एनी टाइम वो आपके प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकता है। मार्च 1985 में जुनेजो को एज अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है। अब जुनेजो कैसे आते हैं, नेशनल असेंबली एंड प्रोविजनल असेंबलीज के इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। ये अपना प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम करवाते हैं, खुद आ जाते हैं ज़िया एज अ प्रेसिडेंट की सीट पे और जुनेजो को प्राइम मिनिस्टर कंसिडर कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है कि पाकिस्तान अफगान पॉलिसी में ज़िया की इम्पोर्टेंट इमेज रही है हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि ज़िया की अफगान जिहाद वॉर की वजह से पूरे वर्ल्ड में एक सॉफ्ट इमेज रह जाती है। वर्ल्ड में अगर हम देखें तो इसकी इमेज कैसे हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट इमेज है ज़िया की वर्ल्ड अफेयर्स में। उस टाइम पे जब आपके पास अफगानिस्तान, हम बात कर रहे हैं 1979 के एरा की, 1979 में जब अफगानिस्तान पे अटैक करता है आपका सोवियत यूनियन का अटैक होता है, तो आप अपने बॉर्डर्स को ज़िया के ड्यूरेशन में पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स को अफगान रेफ्यूजीज के लिए क्या कर देता है, खोल देता है। तो उस टाइम अगर हम बात करें तो USA के कहने पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज को पाकिस्तान में आने देता है और इनको बहुत ज़्यादा एड भी प्रोवाइड की जाती है थ्रू पाकिस्तान। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो आपका USA है
ज़िया के ड्यूरेशन में इसने बहुत हेल्प आउट किया है। और कहीं स्कूल ऑफ थॉट्स तो ये भी कहते हैं कि ये भुट्टो की जो रिजीम चेंज है इसमें भी यूएसए की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। क्यों? क्योंकि ज़िया जो था इसको कहा जाता है प्रो यूएसए, और भुट्टो जो था ये एक सोशलिस्ट था, इसको एंटी यूएसए भी कहा जाता है। एनी हाउ ज़िया की वजह से अफगान जिहाद वार, बेटा ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और हम उसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि अफगान जिहाद वार की वजह से हमारे पाकिस्तान के इरा पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। थैंक यू।